अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले रुख करना है बड़े आज़म जनूबी अमेरिका का, जहां अमेरिकी सेनेट ने पहली स्याह फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की जज केटांजी ब्राउन जैक्सन की तकर्री की मंजूरी दे दी है। वो पहली स्याह फॉर्म होने के साथ सुप्रीम कोर्ट की तारीख की छठी खातून जज भी बन गई हैं। जैक्सन को सेनेट में 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मंजूरी हासिल हुई। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 वोट के अलावा हिज़्ब इख्तलाफ की रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से भी 3 वोट हासिल हुए, जिसकी वजह से उनकी जीत यकीनी हो गई। नाज़रीन, जैक्सन की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री से सदर बाइडन ने इंतखाबात की मुहिम के दौरान, जो हम जानते हैं कि एक वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए स्याह फार्म जो खातून हैं जज, उनको मुकर्रर किया जा सकता है, ये वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। सेनेट की इस कार्रवाई की सदारत जो है अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने की, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो खुद पहली स्याह खातून है जो इस आला ओहदे तक पहुंची हैं। सेनेट की डेमोक्रेटिक पार्टी मेंबरान की जानिब से इस तकर्री को अमरीकी सेनेट और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बेहतरीन दिन करार दिया गया है। इस सारे मामले पर, इस अहम खबर पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पहली से आफाम खातून जज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी सेनेट में केटांजी ब्राउन जैक्सन ने 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मंजूरी हासिल की। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 वोट के अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ की रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से भी 3 वोट मिले। सेनेट की कार्रवाई की सदारत अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस ने की, जो खुद पहली से आफाम खातून है जो आला ओहदे तक पहुंची हैं। उनकी तकर्री को डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से अक्सरियती रुकन चैक शोमर की जानिब से अमेरिकी सेनेट और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बेहतरीन दिन करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में छठी खातून जज मुकर्रर हुई हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक 51 बरस जैक्सन ने इससे पहले अमेरिकी अपील्स कोर्ट की जज रह चुकी हैं, जबकि वफाकी बेंच का भी 9 बरस का तजुर्बा रखती हैं। वो रवां बरस गर्मियों के दौरान जस्टिस स्टीफन की रिटायरमेंट के बाद अपना ओहदा संभालेंगी। जैक्सन की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री से सदर बाइडन ने इंतखाबात की मुहिम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के लिए पहली से आफाम खातून जज मुकर्रर करने का वादा पूरा कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कदामत पसंद जज हजरात की अक्सरियत है, लेकिन जैक्सन की नामजदगी तरक्की पसंद जजों की मेरास को आगे बढ़ाने के लिए निहायत अहम साबित होगी। सदर जो बाइडन गुज़िश्ता साल से अब तक 83 अदालती नामजदगियां कर चुके हैं और ये उनकी इंतजामिया की जानिब से मजीद खवातीन और मुख्तलिफ नस्लों के लोगों को वफाकी अदालतों में लगाने की कोशिशों का हिस्सा है। जनवरी में ही जो बाइडन ने पहली बांग्लादेशी नजाद अमरीकी मुसलमान खातून को भी फेडरल कोर्ट में जज के ओहदे के लिए नामजद किया है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजों की रिटायरमेंट की कोई उम्र मुकर्रर नहीं है और वो खुद से ये फैसला करते हैं कि उन्हें कब अदालत से अलहदा होना है। ओहदा संभालने के बाद जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की दूसरी कम उम्र तरीन जज होंगी। ये 30 बरस में पहला मौका है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की उम्र 75 बरस से ज्यादा नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 1799 से अब तक 115 अफराद ने बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिनमें से सिर्फ 3 अफराद ही सफेद फार्म नहीं थे, जबकि जैक्सन से पहले दोनों से आफाम जज मर्द थे। क्लीरेंस थॉमस अब भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जबकि थरगट मार्शल अदालत से 1991 में रिटायर हुए और 1993 में वफात पा गए। बिल्कुल जी, अमेरिकी सेनेट ने पहली स्याह फार्म जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं उनके तकर्री कर दी है। ये पहली स्याह फार्म खातून हैं, केटांजी ब्राउन जैक्सन इनका नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर की गई हैं। बहुत बड़ा, बहुत अहम ये फैसला है, इस पे हम बात करेंगे जी। शाहिद अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से वीडियो लिंक पर, डेमोक्रेट रहनुमा हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, बहुत नवाजिश वक्त आपने निकाला। शाहिद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये जो अमरीकी तारीख में पहली स्याह खातून की हम बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री देख रहे हैं, जिसकी मंजूरी दे दी गई है, कितना बड़ा और तारीखी फैसला है, न सिर्फ स्याह फाम ख़वातीन के लिए, बल्कि मैं ये पूछना चाहूँगी बहुत सारी लैटिन ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर तमाम जो नस्लें वहाँ पर बसती हैं और जिनको गोरे लोग कहा जाता है, उनके अलावा उन ख़वातीन के लिए कितना अहम और तारीखी है ये फैसला सर? बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। देखिए कि 230 साल की अमेरिकन हिस्ट्री में ये पहली खातून ब्लैक वुमेन अपॉइंट हुई हैं। तो जस्टिस केटानी ब्राउन जैक्सन
it's a huge benchmark in the American history and the Supreme Court of the US. आप देखिए कि even though इस वक्त जिस तरह से पोलराइजेशन है अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अमेरिकन सेनेट में, उसके बावजूद 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी इनकी हक में वोट दिया है। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की जैसे कमिटमेंट भी है, और जिस तरह अमेरिका चेंज भी हो रहा है कि बहुत डाइवर्स किस्म की रिप्रेजेंटेशंस हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन और अब सुप्रीम कोर्ट में भी, ये बहुत ही खुशाइंद बात है फॉर फ्यूचर के लिए, अमेरिका के फ्यूचर के लिए, जो कि एक रियल मेल्टिंग पॉट है दुनिया का। सही है। अच्छा सर, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, जैक्सन को हमने देखा है कि सेनेट में 47 के मुकाबले में 53 वोट जो हैं वो मिले हैं। जी। आप लोगों की जानिब से, डेमोक्रेट्स की जानिब से 50 वोट डाले गए, लेकिन क्या वजह है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने सिर्फ 3 वोट दिए हैं? इसकी कोई वजह आप बता सकते हैं प्लीज़? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा अपने कमेंट में कि इस वक्त काफ़ी पोलराइजेशन है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, और ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स वो पार्टी लाइन पर वोट देते हैं सेनेट में और हाउस में। ये एक बड़ी अनयूजुअल बात है कि 3 रिपब्लिकन रहनुमा, 3 रिपब्लिकन सेनेटर, मिट रोमनी और हमारी जो सेनेटर हैं पेलोसी और स्टीवन ब्रायर, इन तीनों सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया है, डेमोक्रेट के साथ कॉकस किया है, और इस इम्पोर्टेंट जो एक नॉमिनेशन में उनका डेमोक्रेट्स का साथ दिया है, जो कि सही साइड पर ये रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अनयूजुअल बात है इन द रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द यूएस, क्योंकि जब से ये प्रेसिडेंट बाइडेन अपॉइंट हुए हैं और सेनेट इज इक्वली डिवाइडेड 50-50, तो उसमें बहुत सारे कानून उनको पास करना मुश्किल हुआ है, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने पार्टी लाइन फॉलो की है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से सर्टन चीज़ें सेनेट से कंफर्म हो रही हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है, 3 रिपब्लिकन्स भी साथ मिल गए फॉर द राइट कॉज। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि जैसे कि अभी हमने रिपब्लिकन्स की बात की है, उनकी जानिब से तनकीद की जाती रही है बाइडेन के इस तरह के फ़ैसलों की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैक्सन की सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्री है, इससे सदर जो बाइडेन ने इंतखाबात की मुहिम के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के लिए वादा किया था कि पहली सियाह फाम खातून जो हैं उन्हें जज मुकर्रर किया जाएगा, हम ये देख भी रहे हैं कि गुज़श्ता साल से अब तक अगर सिर्फ बात करें तो पहली मुसलमान खातून समेत 83 अदालती नामजदगियाँ की जा चुकी हैं। आप क्या कहेंगे शाहिद अहमद खान साहब, ये जो मुख्तलिफ नस्लों के लोगों को वफाकी अदालतों में लगाने की कोशिशें हैं, बाइडेन को ये इलेक्शन में किसी तरह की मदद दे सकती हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, इसलिए पिछले साल से हम देख रहे हैं कि इसमें तेज़ी आ गई है, क्योंकि यही कहा जा रहा है रिपब्लिकन्स की जानिब से? सर देखिए, रिपब्लिकन्स का जैसे मैंने कहा कि वो एक पार्टी स्टेटमेंट है, इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अब तक जितने भी वादे किए हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरे कर दिए हैं या प्रोसेस में हैं। प्रेसिडेंट इस जो आपने जैसे कहा कि ये पॉलिटिकल नॉमिनेशन जो जुडिशरी में है, इसका इलेक्शन साइकिल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन एफिलिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट ए पॉलिसी ऑफ फेयरनेस टू इंक्लूड माइनॉरिटीज इन द मेन स्ट्रीम यूएस सिस्टम। इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है कि रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स को वो वोट देंगे, कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आइंदा भी, और अभी रिसेंट जो पास्ट में भी आप देख लें कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने सबसे पहला वादा हमारे साथ एक फ़ोन कॉल पे उन्होंने हमसे कहा था इलेक्शन से पहले कि ये मुस्लिम बैन है, सबसे पहले मैं आकर इसको ख़त्म करूँगा। ही डिड दैट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच ही डिड, जो कि आप काउंट कर सकती हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स के इस सुप्रीम कोर्ट की जज की जो अपॉइंटमेंट है, हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। ठीक है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, दुनिया का ताकत तरीन मुल्क अमेरिका, यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। 83 इस तरह की नामजदगियाँ जो हैं अदालत के अंदर हो चुकी हैं, इस पे भी हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, लेकिन क्या वजह है कि आज तक कोई भी जो खातून है वो सदारती मनसब तक नहीं पहुँच सकी हैं? कैमला हैरिस की बात कर लें, नायब सदारत तक पहुँचने वाली पहली खातून ज़रूर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सियाह फाम खातून हमें जज के तौर पर दिखाई दे रही हैं। क्या अगले इलेक्शन में ऐसा मुमकिन है कि कोई मजबूत खातून उम्मीदवार हैं जो हैं वो ये तारीख तोड़ सकें
बन सकें यहाँ की प्रेसिडेंट इस सबसे बड़े सबसे ताकतवर मुल्क की? देखिए, कामला हारिस की जो पोजीशन है, शी जस्ट जैसा कि अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं, हार्ट बीट अवे फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। और आमतौर पर यही होता है कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो रिटायर हो रहे होते हैं या अपनी जॉब छोड़ रहे होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही जनरली उस पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कामला हारिस की पोजीशन तो ये है, खातून उम्मीदवार वो प्रेसिडेंट के लिए होंगी। जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि पहले क्यों नहीं हुआ, बस पहले होने लगा था, बस ऑलमोस्ट हो गया था हिलरी क्लिंटन के वक्त, और लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि इवेंचुअली तो वोट्स तो लोगों ने देने हैं ना, कि लोग जाएंगे और वोट देंगे, और प्रेसिडेंट वन मैन वन वोट वाली पॉलिसी है यहाँ पर, तो उसके वोटों से फिर वो इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट। तो हिलरी क्लिंटन को इवन दो कि शी गॉट मोस्ट पॉपुलर वोट्स, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स में वो ट्रंप से हार गई, तो इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। वो बन सकती थी प्रेसिडेंट। तो अब देखें डाउन द रोड जिस तरह की चेंज हो रही है अमेरिका में, और जिस तरह की पॉलिसीज अब आ रही हैं, और जिस तरह की इंक्लूजन हो रही है और एक्सेप्टेंस है इस नए सिस्टम की, और नए जो मॉडर्न तरीके से अमेरिकन सिस्टम में जो माइनॉरिटीज की इंक्लूजन है, कुछ अच्छा शायद लगता मुझे है ये कि फरमा दीजिएगा ये शाहिद अहमद बेहतर खान हो। साहब कि जिस तरह बहुत सारे फैसले बहुत सारी काविशों को सराहा जा रहा है, हम भी सराह रहे हैं, यही वजह कि स्टोरी को हम कवर भी कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी जानिब बढ़ता जो गन वायलेंस है और इससे मुतालिक जो कवानीन हैं, ये वादा किया गया था अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान बाइडन की जानिब से, ये वादा पूरा नहीं किया जा रहा है, तनकीद भी उन पर हो रही है। क्या वजह है शाहिद साहब जो गन वायलेंस के ख़िलाफ़ कवानीन बनाने की राह में चीज़ें हायल हो रही हैं, और क्या अगले इलेक्शन में ये मामला अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है? आपको नहीं लगता उनके अगेंस्ट ये बात जा सकती है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऐसी कवर कर रहे होते हैं, नाज़रीन से शेयर कर रहे होते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा होता है जिसकी वजह से जिसमें असल वजह जो है वो गन वायलेंस के ख़िलाफ़ कवानीन का ना होना है। शायद साहब मैं बहुत आपके से मुतासिर भी हुआ हूँ, और मैं वेरी हैप्पी कि आपकी अमेरिकन सिस्टम पे इतनी ज़्यादा नज़र है। और ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक की कि ये गन वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है, और अनफॉर्चुनेटली जो गन लॉबी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर स्टेट में, हमारी अपनी स्टेट में बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं इनकी लिमिटेशंस के लिए, और गन बाइंग प्रैक्टिसेस की उस पर लिमिटेशन लगाने के लिए प्रेसिडेंट बाइडन ने मल्टीपल टाइम मेंशन किया। अमेरिका में हादसात हो रहे हैं, और लेकिन अभी तक वो जो गन लॉबी है वो इस पे अपने वो इतनी ज़्यादा फर्म है कि वो इसको चेंज नहीं होने देना चाह रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, राइट, इट्स नॉट इवन ए स्टेट इशू कि जैसे आप कहें मैसाचुसेट्स में क्यों नहीं चेंज करते, इट्स अ फेडरल इशू। तो लगता ऐसे है कि डाउन द रोड इतना प्रेशर हो जाएगा कि सर्टन लोग जिनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या जो जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या जो एक सर्टन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, वो गन्स नहीं ले सकेंगे। होपफुली दैट विल हैपन। सड़कों पर मुजाहरे होते हैं इस सिलसिले में, और होपफुली दैट विल हैपन, लेकिन ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ए यूएस सिटीजन, तो बाइडन एक स्ट्रोक से उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सर हम ये समझें कि अगले इलेक्शन से पहले इतना वक्त है, कोई ऐसी चीज़ों पर काम हो रहा है, अगर आप बता सकें कि इन कवानीन को चेंज किया जा सके, तब्दीली लाई जा सके? बिल्कुल इस पर काम हो रहा है, और इस पर बड़े डिलीजेंटली काम हो रहा है। बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगले इलेक्शन से पहले आप इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगी। बिल्कुल चेंज तो नहीं मैं समझता कि होगा, लेकिन सर्टन इम्प्रूवमेंट, सर्टन गाइडलाइंस और सर्टन क्राइटेरिया इसके लिए एक एस्टैब्लिश होगा, जिससे जो गन वायलेंस में कमी होगी इस कंट्री में। चलें, ये अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और ये अच्छा इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं। बहुत सारी आप रियासतों के अंदर आए रोज़ हम इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं इस गन कल्चर की वजह से। आप बिल्कुल सही कह कुछ रहे हैं। कहना चाह रहे हैं शायद साहब आप? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आपकी लाइन भी बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो बॉटम लाइन है कि ये चेंज होना चाहिए, उसके लिए जो सर्टेन प्रोसेसेस चाहिए होते हैं, प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू डू इट, स्टेट के जो गवर्नर्स हैं दे आर ट्राइंग टू डू इट। तो बहुत उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन से पहले कि इसमें सब्सटैंशियल चेंजेस आप देखेंगे।
اور گن وائلنس جو ہے وہ بھی تھوڑا کم ہوگا، تھوڑا کیا بہت زیادہ کم ہوگا اگر اس کے ارد گرد ایک رول آف لا، ایک فریم ورک اسٹیبلش کر لیا جائے جس میں سرٹن قسم کے لوگ جو ان کی ایکسیس نہ ہو گن بائنگ پہ۔ چلیے جی، دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ نے دعویٰ کیا ہے اگلے الیکشن سے پہلے ایسا کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً دوبارہ ہم آپ سے اسی ٹاپک پہ بات بھی کر رہے ہوں گے، اور دیگر جو معاملات ہوں گے امریکہ کے حوالے سے اس پر تو ہم آپ کو گاہے گاہے زحمت دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب، ڈیموکریٹ امیدوار ہیں، رہنما ہیں، معاف کیجیے گا جی، ڈیموکریٹ رہنما امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کیا سوچ رکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو وہاں پر گن وائلنس ہے امریکہ کے اندر بڑھتا ہوا، اس کو لے کر، اور پھر اس وقت ریپبلکنز کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر سیاہ فام لوگوں کے حوالے سے، کیوں صرف 3 ووٹ جو ہیں آج سپریم کورٹ کی تعینات ہونے والی سیاہ فام جج کو دیے گئے ہیں، یہ بھی شاہد احمد خان صاحب نے فرمایا۔ اور ڈیموکریٹس کیا سوچ رکھتے ہیں، چونکہ وہ ڈیموکریٹس رہنما ہیں تو ہم سے اپنے خیالات، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔ آگے بڑھنا ہے جی، ہمیں بات کرنی ہے خلیجی ریاست یمن کی، جہاں طویل عرصے سے جاری بحران پر قابو پانے کے لیے ایک اور کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے تو آئے روز ہم ان کوششوں کا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن عرب نیوز کے مطابق یمن کے جو صدر ہیں عبدالرب منصور ہادی، انہوں نے اپنے اختیارات صدارتی کونسل کو منتقل کر دیے ہیں۔ کونسل کی جو عبوری مدت ہے، اس کے دوران حکومت چلانے کی جو ذمہ داری ہے یہ کونسل کو سونپ دی گئی ہے۔ انہوں نے نائب صدر علی محسن الاحمر کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یمن کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حوثی باغیوں کے ساتھ مستقل جنگ بندی اور سیاسی تصفیے کے لیے مذاکرات کی قیادت بھی صدارتی کونسل ہی کرے گی۔ عالمی خبر رساں ادارہ یہ بتاتا ہے کہ یمن میں عرب اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اسی کے بعد جو متحارب یمنی دھڑوں کے درمیان جامع امن مذاکرات ہیں وہ ریاض میں شروع ہوئے ہیں، لیکن حوثی جنگجوؤں نے ان مذاکرات میں شرکت سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح جٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، 2014 سے جاری جنگ کے اثرات کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1 کروڑ 90 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، 3,70,000 بچے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ جنگ زدہ یمن کی صورتحال میں بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، حوثی باغیوں کا موقف کیا ہے، کیوں جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ان مذاکرات میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں، ان کے ایسے مطالبات کیا ہیں جو ان مذاکرات سے پہلے اگر مان لیے جائیں تو ان مذاکرات کا حصہ بن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے سموئی ہیں اپنی ایک رپورٹ کے اندر۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یمن میں جاری بحران پر قابو پانے کے لیے ایک اور سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یمن کے صدر عبدالرب منصور ہادی نے ملک کے مستقبل کے حوالے سے 2 اہم فیصلوں کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے نائب صدر علی محسن الاحمر کو برطرف کر دیا اور صدر کے تمام اختیارات کونسل کو منتقل کر دیے ہیں۔ نئی 8 رکنی صدارتی کونسل پوری عبوری مدت میں ریاست کے سیاسی، عسکری اور سیکیورٹی انتظامی امور سنبھالے گی۔ صدارتی کونسل فائر بندی کے حوالے سے حوثیوں کے ساتھ مذاکرات کی بھی ذمہ داری نبھائے گی۔ صدارتی بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدارتی کونسل کی سپورٹ اور مدد کے لیے 50 ارکان پر مشتمل ایک اتھارٹی برائے مشاورت و مصالحت قائم کی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق صدارتی لیڈرشپ کونسل کی مدت جامع سیاسی حل اور پورے یمن میں مکمل امن کے استحکام پر پوری ہوگی۔ اس میں نئے آئین کے مطابق انتخابات کا اجراء اور ملک میں نئے صدر کا تقرر شامل ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق خلیج تعاون کونسل کے وزراء نے صدر عبدالرب منصور ہادی سے ملاقات میں صدارتی کونسل کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ ایک حتمی اور جامع سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں حوثی جنگجوؤں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی حمایت کی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کونسل کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن یمن میں تنازع کے پائیدار جامع حل کو آگے بڑھانے میں مدد کے لیے پرعزم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی کونسل کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ قدم یمن میں سیاسی حل کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے یمن میں ترقی اور وہاں کے بینکنگ سیکٹرز کی مدد کے لیے $3 ارب کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ عرب نیوز نے رپورٹ میں بتایا کہ یمن کے مرکزی بینک کی مدد کے لیے $2 ارب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مشترکہ طور پر مہیا کریں گے۔ $1 ارب میں سے $600 ملین تیل سے متعلق مصنوعات جبکہ $400 ملین ترقیاتی منصوبے پر خرچ کیے جائیں گے۔ سعودی حکام کے مطابق مزید $300 ملین انسانی امداد کے اس فنڈ میں دیے گئے ہیں، جس کا اعلان اقوام متحدہ نے یمن میں عام شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا تھا۔
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन में 1,90,00,000 अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इस सूरत हाल को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया जा चुका है। जंग की वजह से यमन में 5 लाख बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और इनमें से 3,70,000 बच्चे शदीद भूख का शिकार हैं। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार इन बच्चों की उम्रें 5 बरस से भी कम हैं, जबकि इनमें से 2/3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फौरी इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में 1,60,000 से ज्यादा को कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े को आलमी तनाजुर में बड़े पैमाने पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है। हौसियों का कहना है कि वे करप्ट निज़ाम और गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में हालिया पेशरफ्त और फ्रीकेन में मुज़ाकरात शुरू होने से यमन जंग के खात्मे के साथ हालात में बेहतरी आने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। हौसी बागी कहते चले आ रहे हैं कि हम करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, और अब जब ये तमाम इख्तियारात अब्दुल रब मंसूर हादी की जानिब से सौंप दिए गए हैं इस सदारती काउंसिल को, फिर हौसियों को क्या एतराज़ है, ये हम जान लेते हैं जहांगीर खटक साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका शुक्रिया जहांगीर साहब, एक बार फिर आप रिक्वेस्ट पे मौजूद हैं हमारे साथ। जहांगीर साहब फरमाइएगा कि यमन बहरान के हल के लिए एक और कोशिश की जा रही है। अब्दुल रब मंसूर हादी साहब जो हैं उन्होंने अपने इख्तियारात सदारती काउंसिल को मुंतकिल कर दिए हैं, जिसे अबूरी मुद्दत के दौरान हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब ये बताइएगा कि इन इक़दाम से यमन जंग में क्या तब्दीली आएगी और क्या वजह है कि हौसी बागी जो हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ मुज़ाकरात होने लगते हैं, बातचीत होने लगती है, तो वो उससे पीछे हट जाते हैं? सर जी हाँ, ये बहुत तकलीफदेह हकीकत है कि यमन जब भी अमन की जानिब बढ़ने लगता है तो कोई ना कोई रखना आ जाता है, और इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि मुमकिना तौर पर शायद ये हम तो उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि ये सीज़ फायर भी चले जो 2 महीने तक जारी रहेगी। 2016 के बाद पहली मर्तबा है कि यमन में कोई इतने लंबे के लिए अरसे के लिए सीज़ फायर सामने आई है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो उनकी तरफ से इख्तिलाफी नुक्ता सबसे बड़ा है दूसरी बागियों की तरफ से, वो कहते हैं कि जो नई काउंसिल है ये भी बुनियादी तौर पर सऊदी अरब ही का फेस है, क्योंकि इसको हिमायत पूरी सऊदी अरब की हासिल है। और मेरा ख्याल है कि उसी की वजह से ये वही तनाजुर है जिसकी वजह से अब उन पे एतबार नहीं कर रहे वो लोग ज़्यादा। लेकिन एक जो खुशाइंद बात इस तमाम उसमें नज़र आ रही है वो ये है कि कम अज़ कम वो लोग इसके लिए तो तैयार हैं कि जो सीज़ फायर इस वक्त मौजूद है वो फ़िलहाल टूटी नहीं है, गरचे वो बहुत कमज़ोर सीज़ फायर कही जा रही है, क्योंकि यमन में सिर्फ हूसी बागी नहीं हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप भी हैं जिनमें अलकायदा खुसूसन मैं उसका जिक्र करूँगा, और फिर उसके साथ जो रीजनल वॉरलॉर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो उनमें स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी अपना किरदार अदा करेंगे और कर सकते हैं मुमकिन तौर पर। और फिर जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक तरह की प्रॉक्सी जंग पिछले कई सालों से लड़ी जा रही है, मुझे लगता है कि उससे भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हूसी ये कहते हैं कि ये तो सऊदी अपॉइंटेड हैं तो इसलिए हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा सामने आ जाते हैं, वजह यही है कि ये पैगाम भी किसी और तरफ से फिर आ रहा है, क्योंकि ईरान को ज़ाहिर है कि वहाँ पर अपनी फुट होल्ड तो उसने बना ली है, लेकिन ईरान अरसे से करते चले आ रहे हैं, करते चले आएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि कभी भी मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं अगर इस तरह नहीं इस तरह से कर लिया जाए तो फिर हो सकता है कोई ऐसी तजवीज़? मेरा ख्याल ये है कि देखिए जब तक इक़दामात नहीं लिए जाते कि जिसमें एक दूसरे पर एतमाद बढ़े, क्योंकि हमेशा के लिए मुज़ाकरात हों या सीज़ फायर हो, दोनों में अगर आपको कोई प्रोग्रेस नज़र आती है तो उसकी बुनियादी चीज़ जो है वो एक दूसरे पर एतमाद है, एतमाद की एक फ़ज़ा कायम होती है। अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ सीज़ फायर तक ही की हद तक ही रहती है, क्योंकि सऊदी अरब तो इसको बैक कर रहा है, यानी ये 8 मेंबर काउंसिल जो है उसको सऊदी अरब बैक कर रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और उन्होंने तो इस पर काफ़ी वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फ़ौरन मुज़ाकरात शुरू करें और उसका कोई सियासी तस्वीर निकालें, क्योंकि ना सऊदी अरब इस जंग में मज़ीद रहना चाहता है, ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपने पैसों का जिक्र किया, वो पैसे भी इसीलिए दे रहे हैं कि यमन की जो इकॉनमी वो इकॉनमी इतनी बर्बाद हो चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद हो चुका है
کہ اس کے لیے اس قسم کے پیسے اور بھی بہت زیادہ چاہیے ہوں گے. تو ان حالات میں ظاہر ہے ڈالرز کہ کا سر سب کچھ اعلان کیا گیا ہے نا متحدہ عرب امارات کی جانب سے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی کم اماؤنٹ ہے، اس میں اضافہ کیا جانا بالکل چاہیے، اور یہ بالکل بھی کردار ادا نہیں کرے گی تھوڑے بہت استحکام میں بھی سر؟ تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں یعنی استحکام تو میں اس کو کہوں گا نا جب دونوں طرف سے یعنی دونوں اطراف کو فائدہ ہو. یعنی وہ افراد جو کہ حوثی باغیوں کے علاقوں میں قحط زدہ ہیں اور وہ افراد جو کہ حکومت کے علاقوں میں قحط زدہ ہیں، ان سب کے زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو. وہاں پر جو انفراسٹرکچر جو برباد ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے پیسہ ہر طرف استعمال ہو، پھر تو بات ہے. لیکن وہ تبھی ہوگا نا جب کوئی ایگریمنٹ ہو. اس وقت تو ایک جنگ بندی کی ایک طرف کچھ کام ہو رہا ہے جس کے لیے سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس پیسہ دے رہے ہیں، اور دوسری جانب جو حوثی باغی ہیں ان کو جو ریسورسز ایران کی جانب سے ملتے ہیں یا پھر حزب اللہ کی جانب سے بھی ان کو کافی مدد ملتی ہے. تو کیا یہ اس کی وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ اس وقت تو جب تک فائدہ ایونلی ہر طرف نہیں پہنچے گا، جس طرح میں نے کہا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک اعتماد کی فضا ہو. اگر اعتماد کی فضا نہیں ہوگی، اگر ایسے سیاسی اقدامات نہیں کیے جائیں گے کہ جن کے نتیجے میں زمین پر جو آپ کے کیا ہے سر فوجی وہ جو کیا سچویشن ہے ہے وہ سر چینج وہ ہو. اقدامات جو کیے جانے چاہیے، کون کرے گا؟ سعودیہ کی دیکھیے اگر اس کے بہت لیے زیادہ سب سے انوالومنٹ آتی ہے تو سر حوثی باغیوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی اعتراض آ جاتا ہے، امریکہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، دیگر اور ممالک ہیں. کون صحیح کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ سر یہ دیکھیں نا، یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے. بے 5 شک لاکھ بچے اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ بھی تعداد کم ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے، جو غذائی قلت کا شکار ہیں اس وقت یمن کے اندر. تو سر کسی کو تو میرا سنبھالنی ہے نا خیال یہ سچویشن. دیکھیے دو بڑے ادارے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی سر. اگر سعودی عرب ڈریون یا سعودی لیڈ یا سعودی سپورٹڈ پروسیس ہوگا تو اس میں مسئلے آئیں گے. لیکن اگر آپ اس کی حیثیت چینج کر دیں اور اس کو کہیں کہ ہم اس کو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے تحت کوئی ایک ایسی باڈی بناتے ہیں جو کہ یمن کے کرائسس کو دیکھے گی، دونوں کے درمیان بات چیت کرے گی، اس میں بے شک سعودیہ کے لوگ بھی ہوں اور حوثیوں کے تو ہوں گے، اور اس کے ذریعے کوئی تصفیہ نکالا جائے تو ممکن ہے. اور اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کو شامل کیا جائے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز آلریڈی یمن میں بہت بڑا کام کر رہی ہے. یعنی وہاں پر جو لوگوں کو خوراک فراہم کرنا اور جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تو یونائٹڈ نیشنز کوشش کر رہی ہے ساری کی ساری. اور ان حالات میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو یعنی جو امن مذاکرات ہیں ان کو سعودی اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور ایران کے سفیر سے باہر نکال کر ایک تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں لے جانا ہوگا، جیسے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، یا عرب لیگ بھی شاید کام نہ کرے کیونکہ عرب لیگ تو پھر ایران کو اس پر اعتراض ہوگا. لیکن آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو شاید یہاں پر کردار ادا کرنے کے قابل ہو. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم کردار تب ادا کرتی ہے جب تمام جو فریقین ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوں کہ ہاں یہ ہمارے درمیان اگر مصالحت کرائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. وہ تب بات آگے بڑھے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ان کوششوں کو ریاض اور ابوظہبی سے باہر نکال کر آپ کو ایسی جگہ پر لے جانا ہوگا کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. پھر اس میں ظاہر ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشنز بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اس میں پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. آپ اس کے کینوس کو پھیلائیں تب بات بنے گی. اگر آپ اس کو نیرولی فوکس رکھیں گے جہاں پر کہ آپ کو جو بھی انیشیٹو نظر آ رہے ہیں وہ یا ریاض سے یا تہران سے نظر آ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کے تانے بانے یہاں ملتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ امید تو رکھنی چاہیے لیکن بہت زیادہ آپ کی مثبت امید نہیں رکھی جا سکتی. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ایسے ملک کو شامل کیا جانا چاہیے، ایسے ثالث کو شامل کیا جانا چاہیے جس پہ تمام فریقین جو ہیں رضامند ہوں. اس کی بات ماننا تو چلے بات کی بات ہے، سننے کے لیے ایٹ لیسٹ رضامند بے ہوں. شک. بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، امریکہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا وقت نکال رہے تھے. بہت شکریہ سر. اچھا جی، یمن جنگ کی ہم نے بات کی، ایک اور جنگ کی ہمیں بات کرنی ہے جو 44ویں روز میں داخل ہو چکی ہے. ہمیں بات کر رہی ہے روس اور یوکرین کے مابین ہونے والی اس جنگ کی. مشرقی یوکرین کا شہر ہے کراماتورسک، وہاں سے افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر روسی میزائل حملے میں ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 50 ہو گئی ہے. عالمی میڈیا نے گورنر کراماتورسک کے جاری بیان کا حوالہ دیا اور بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں.
नाज़रीन, इस रेलवे स्टेशन पर यूक्रेनी शहरी इनखला के लिए जमा थे और रूस की जानिब से इस मिसाइल हमले की अभी तक तरदीद ही की जा रही है। दूसरी जानिब शिमाली यूक्रेन का जो शहर है चर्निहिव, उसके तहखाने में बहुत सारे लोग जो बेचारे कैद होकर रह गए थे, उनमें से मुतादिद शहरियों के बारे में इत्तलात हैं कि 25 रोज़ बाद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अल जज़ीरा टीवी बताता है कि रिहायशियों का कहना है कि रूसी फोर्सेस ने 300 से ज़ायद जो शहरी हैं उनको यहाँ कैद कर रखा था और कई हफ्तों से कैद में रहने के बाद एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हारता चला गया। इस वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद तो शेयर नहीं की गई है, लेकिन बताया ही जा रहा है यहाँ के मेयर की जानिब से कि रूसी फोर्सेस के हमलों में 700 हलाकतों की तस्दीक जो है वो अब तक हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, जहाँ यूक्रेन से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, वहाँ रूसी मीडिया जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद दावे करते हुए दिखाई दे रहा है। कहना उसका यह है कि एक तो ये जो अटैक है रेलवे स्टेशन पर, ये हमारी तरफ से नहीं किया गया है। दूसरा फिर वो ये कह रहे हैं कि मारियोपोल में नेटो के कई दर्जन फ़ौजी फंस चुके हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक मगरबी अफराद और नाज़ियों को मारियोपोल से निकालने की कोशिशें की जा रही थी कि इसी दौरान 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, जिसके सबब अब नेटो फ़ौजी फ़ज़ाई रास्ते से इनखला नहीं कर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बायस हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। तुर्क मीडिया ने आला ओहदेदारान के बयान का हवाला देते हुए बताया है कि रूस और यूक्रेन बातचीत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के कस्बे फोचा में हलाकतों की तस्वीर सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर जो लोगों को मारने का अमल था वो रुक चुका है। फरीकैन में इस जंग का रुख क्या आगे चलकर हो सकता है? क्यों मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है, लेकिन अब मुज़ाकरात कहीं ना कहीं रुके हुए भी दिखाई देते हैं और जब होते भी हैं तो डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस यूक्रेन जंग 44वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मशरकी यूक्रेन के शहर करामा के गवर्नर ने बयान जारी किया कि रेलवे स्टेशन पर रूसी मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 50 तक पहुंच गई है, जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक हमला ऐसे वक्त में किया गया जब 4000 के करीब यूक्रेनी शहरी इनखला के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा थे। रूस की जानिब से इस मिसाइल हमले की तरदीद की जा रही है। यूक्रेन में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से बयान में मशरकी रेल स्टेशन पर मिसाइल हमले को यूक्रेन में रूसी फौजियों की तरफ से एक और जुल्म और दर्दनाक वाक़या करार दिया है। दूसरी जानिब शुमाली यूक्रेन के शहर चर्निहिव के तहखाने में कैद किए गए शहरी 25 रोज बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक रहायशियों का कहना है कि रूसी फोर्सेज ने कई रोज से 300 से ज्यादा शहरियों को कैद कर रखा था। इनमें बुजुर्ग शहरी भी शामिल थे जिनके नाम एक दीवार पर लिखे गए थे। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से मजबूरी हलाकतों की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन मेयर चर्निहिव ने रूसी फोर्सेज के हमलों में 700 हलाकतों की तस्दीक की है और 70 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। 40 के करीब लापता हैं। खबर एजेंसी ने दारुल हुकूमत कीव में होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट में बताया कि दारुल हुकूमत में अब तक 208 रहायशी इमारतों, 46 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। यूरोपीय यूनियन की सदर ने कीव के इलाके में पूजा की इत्तिबाई कब्रों का दौरा किया। यूक्रेनी हुकाम के साथ इजहार हमदर्दी और वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। यूक्रेन की सदर ज़ेलेंस्की ने बरोदयाका की सूरत हाल को बूचा से भी अबतर करा दिया है। जर्मन नशियाती इदारे DW ने रिपोर्ट किया कि ज़ेलेंस्की के बकौल इस शहर में रूसी मजालम के शिकार शहरियों की तादाद कहीं ज्यादा है। यूक्रेन के वजीर दाखिला ने इससे कबल कहा था कि बरोदयांका दारुल हुकूमत कीव इर्द गिर्द के शहरों में सबसे ज्यादा तबाह होने वाला इलाका है। उधर रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल में नेटो के कई दर्जन फौजी फंस कर रह गए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक मगरबी अफराद और नाजियों को मारियोपोल से निकालने की कोशिशें की जा रही थी। इसी दौरान 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, जिसके सबब अब नेटो फौजी फिजाई रास्ते से इनखला नहीं कर सकते। दर्जनों नेटो फौजी इनखला के लिए रूसी हुकाम से मौका मांग रहे हैं। रूसी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नेटो फौजियों के इनखला के बदले तमाम रूसी जंगी कैदियों की रिहाई कराई जानी चाहिए। नेटो एहलकारों की मारियोपोल में मौजूदगी से जंग में टर्निंग पॉइंट आ गया है। दूसरी जानिब तुर्की के आला एहलकार ने कहा कि रूस और यूक्रेन बातचीत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल पूजा वाक़े की वजह से आया है। उम्मीद है फरीकैन अब भी मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। आलमी खबर इदारे के मुताबिक कई रूस से जारी जंग के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दफ्तर ने कहा कि फूड प्राइस इंडेक्स पिछले महीने औसतन 159.3 पॉइंट्स पर था, जो फरवरी के मुकाबले में 12.6% ज्यादा है।
और नाज़रीन अब खबर शामिल करेंगे चीन से, जिसने ज़मीन के मुशाहिदे के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। चीनी खबर इदारा बता रहा है कि चीन ने एक नया मसनूई सैयारा बीजिंग के वक्त के मुताबिक सुबह 7:47 पर शिमाल मगरबी चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया है। ये नया सैटेलाइट सीरीज़ के करियर रॉकेटों का 414वां मिशन था, जिसको अब ये रवाना कर दिया गया है, भिजवा दिया गया है। ये मसनूई सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के सर्वे, शहरी मनसूबाबंदी, रोड नेटवर्क डिज़ाइन और फसलों की पैदावार के तखमीने के साथ साथ तबाही से मुतालिक जो इमदाद है वो भी इस्तेमाल करेगी। एक जानिब जहाँ चीन ज़मीन की निगरानी के लिए खला में सैटेलाइट भेज रहा है, तो वहीं आलमी इदारे सेहत की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बात ये बताई गई है कि दुनिया की 99% आबादी आलूदा हवा में सांस ले रही है। इदारे के आदाद शुमार कहते हैं कि हर साल 1 करोड़ 30 लाख लोग माहौलियाती बिना पर मर जाते हैं, जिनमें 70 लाख से ज़्यादा वो लोग शामिल हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हलाक होते हैं। इन्हीं दोनों मामलात पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। चीन ने जमीन का मुशाहिदा करने के लिए गाओफेन 03 नामी मसनूई सैटेलाइट लॉन्च कर दी। चीनी खबर इदारे के मुताबिक चीन ने एक नया मसनूई सैयारा बीजिंग के वक्त के मुताबिक सुबह 7:47 पर शुमाल मगरबी चीन के जेबोकोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया। नया सैटेलाइट सीरीज के करियर रॉकेटों का 444वां मिशन था। इस मसनूई सैयारे को लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट के जरिए कामयाबी से मदार में भेजा गया। ये मसनूई सैटेलाइट जमीन के सर्वे, शहरी मनसूबाबंदी, रोड नेटवर्क डिजाइन और फसलों की पैदावार के तखमीने के साथ साथ तबाही से मुताल्लिक इमदाद में भी इस्तेमाल होगा। चीन अपने खलाई कामों की वजह से तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। चीन चांद के तारीख हिस्से में खोजी खलाई गाड़ी उतारने वाला और मरीख पर पहली खोजी खलाई गाड़ी भेजने वाला पहला मुल्क है। इसके अलावा मुश्तरी पर भी 2029 में अपना सैटेलाइट उतारने का हदफ रखता है। एक जानिब जहां चीन जमीन की निगरानी के लिए सैटेलाइट खला में भेजता जा रहा है, वहीं आलमी इदारा सेहत ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि दुनिया की 99% आबादी आलूदा हवा में सांस ले रही है। इदारे के आदादोशुमार के मुताबिक हर साल 1 करोड़ 30 लाख लोग माहौलियाती बिना पर मर जाते हैं, जिनमें 70 लाख से ज्यादा वो लोग शामिल हैं जो फिजाई आलूदगी की वजह से हलाक होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी से अरबों लोगों की सेहत को खतरा है। आदादोशुमार के मुताबिक बहरे रूम, जनूब मशरकी एशियाई और अफ्रीकी खित्तों में हवा का म्यार सबसे ज्यादा नाकिस है। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड के जर्रात इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। आलूदा फिजा से जर्रात फेफड़े और खून में दाखिल हो जाते हैं, जो दिल की बीमारी, फालज और सांस लेने में मुश्किलात का सबब बनते हैं। आलमी इदारा सेहत के शोबा माहौलियात के डायरेक्टर डॉक्टर मारिया नेरा का कहना है, फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए दुनिया को तवानाई के साफ, जदीद, पायदार और काबिल तजदीद ज़राए की तरफ मुंतकिली को तेज करने की जरूरत है। उसके लिए फॉसिल ईंधन पर इन्हिसार कम करना होगा। WHO ने फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए रवायती ईंधन के इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ऐसे इक़दामात की सिफारिश की है जिनमें महफूज और सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तामीर, गाड़ियों के धुएं की रोकथाम, कम तवानाई इस्तेमाल करने वाले मकानात और पावर जनरेशन में सरमायाकारी और म्यूनिसिपल फजले को तलफ करने के काम को मजीद बेहतर बनाना शामिल है। रुख करेंगे लातीनी अमेरिका का, जहां मुल्क कोलंबिया का जिक्र बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है। खबरों के अंदर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि वहाँ मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब आने से बहुत से लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं और 12 अफराद हलाक हुए हैं। आपको बताएं कि शुमाल मगरबी कोलंबिया का सूबा, जिसके मनाजिर भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं, इस सूबे के अंदर सैलाब ने अब्रिया की म्यूनसिपलिटी की एक कान थी, उसमें काम करने वाले कारकुन को उस वक्त निशाना बनाया जो वो रात का खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो काम का कहना है कि ज़ख्मी और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है और सैलाब के खतरे के पेश नज़र करीबी कस्बे से 20 खानदानों को निकाला जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये कह रही है कि जनूबी अमेरिका का ये मुल्क जो है मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये बात सामने आई है कि मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही और हुकूमत की नाअहली से 37 लाख से ज़ायद लोग दरबदर हैं। क्या वजूहात हैं मुल्क की सूरत हाल की, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपसे शेयर करेंगे। जनूबी अमेरिका का मुल्क कोलंबिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। अब तक इतलात के मुताबिक 12 अफराद हलाक और कई अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं।
हुकाम का कहना है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। सैलाब के खतरे के पेश नजर करीबी कस्बे से 20 खानदानों को निकाल लिया गया है। कोलंबिया के सदर अवंदोगी ने ट्विटर पर मुतासरीन के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इमदादी एजेंसियां लापता अफराद की तलाश के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। कोलंबिया में इस वक्त बारिशों का मौसम चल रहा है। अंटोकिया में हालिया हफ्तों में सैलाब से 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। हर साल बारिश के मौसम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के हादसात में सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सिर्फ फरवरी के महीने में वस्ती मगरबी और सुबह रिसालदा में शदीद बारिशों की वजह से मट्टी के तौदे गिरने से कम अज कम 14 अफराद हलाक और 34 जख्मी हुए। गुज़श्ता साल मार्च में सैलाब से 45 अफराद लुकमाए अजल बने थे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अमरीका का ये मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही और हुकूमत की नाअहली से 37 लाख से ज्यादा लोग दरबदर हैं। कोलंबिया में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बढ़ते मसाइल का सबसे बड़ा सबब यहाँ की हुकूमतों की नाअहली और गैर संजीदगी भी है। माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के हवाले से सिर्फ अब मकामी मौसमियाती कारकुन अपनी जान दांव पर लगाकर आगाही फैला रहे हैं। जंगलात की कटाई हो या फिर मकामी लोगों की जमीन पर कब्जा, ये कारकुनान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नजर आते हैं। अल जजीरा के मुताबिक जनूबी अमरीका के इस मुल्क में माहौलियाती कारकुनों के कत्ल की शरह सबसे ज्यादा है। सिर्फ गुज़श्ता साल 65 कारकुनान का कत्ल हुआ। इसके अलावा सहाफियों को माहौलियाती तब्दीलियों पर रिपोर्टिंग से रोकने के लिए डराया धमकाया और जिनसी तशद्दुद भी किया जाना आम बात है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।